हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। और आज के इस क्लास में हम समझने वाले हैं ब्लड सेल्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन के बारे में समझा। अब आज की क्लास में हम ब्लड सेल्स के बारे में समझने वाले हैं कि जो कंपोजिशन हमने देखा ब्लड सेल्स का, उसमें क्या क्या है, कौन कौन सी ब्लड सेल्स आती है, उनके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। बस कॉपी पेन आपके साथ होना चाहिए। देखिए, हमने समझा कि फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब कि यहां पर आप इस पिक्चर को देखिए, आपको प्रीवियस क्लास रिवाइज हो जाएगी कि जब हमने ब्लड को एक ट्यूब में लिया, इसको हमने हाई स्पीड पर सेंट्रीफ्यूज किया, तो यहां पर आपकी जो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, एक तो सेल्यूलर भाग ये हो गया और थोड़ा यहां पर सेडिमेंट हो जाता है, ऊपर ही रहता है जो सेडिमेंट वाला भाग हुआ है उससे थोड़ा सा। उसके ऊपर जो है आपको एक लिक्विड भाग दिखाई देता है, हल्का सा येलो कलर का, स्कारलेट येलो कलर का, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो आज के इस क्लास में हमें क्या क्या कवर करना है, हमें पढ़ना है ये जो आपका सेल्यूलर वाला भाग है जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। इसके अंदर आएगी आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी जिसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है और ल्यूकोसाइट जिसे डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है। देखो, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम समझेंगे, बेसिक से फिर हम जाएंगे एडवांस लेवल पर, यानी कि बेसिक से शुरू करूंगी मैं, वहां से शुरू करूंगी जहां से हम एबीसीडी सीखते हैं। ठीक है, तो पहले ए बी सी और ऐसे करके फिर हम जेड तक जाएंगे। तो सबसे पहले हमें सेल्स के बारे में समझना है। तो कौन कौन सी सेल यहां पर आएगी? देखिए, आपका आएगा यहां पर पहला आरबीसी, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में आपके ब्लड के अंदर होती है। दूसरी ब्लड सेल्स कौन सी आएगी भैया? यहां पर आएगी डब्ल्यूबीसी, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। फिर तीसरी आएगी यहां पर आपकी प्लेटलेट। इन तीनों के बारे में हमें समझना है कि इनका काउंट हमारे शरीर में कितना होता है, इनका साइज, इनका शेप, इनका फॉर्मेशन कहां से होता है, ये सारी चीजें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में समझेंगे, जो कि हमारे ब्लड में 45% होता है। कितना होता है? 45%। बाकी का 55% आपका प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा हम किसी अनदर क्लास में डिस्कस करेंगे, पूरे प्लाज्मा के बारे में। अब ये जो आपकी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है, इनका निर्माण कहां से होता है और इनके निर्माण की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं से तो इनका फॉर्मेशन होता होगा। तो शरीर में इनका फॉर्मेशन देखो, थोड़ा हर सेल्स का फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग अलग जगह से होता है। वो आगे हम पर्टिकुलर सेल के बारे में बात करेंगे तो मैं वहां पर बताऊंगी। लेकिन अगर हम एक सुपरफिशियल लेवल पर बात करें कि आगे जाके इनका फॉर्मेशन डिवाइड हो सकता है, लेकिन शुरुआत में कहां से होता है? तो जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और फॉर्मेशन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, उसको हम कहते हैं हिमेटोपोइसिस। क्या कहते हैं? हिमेटोपोइसिस। अब हिमेटो का मतलब होता है यहां पर ब्लड सेल्स। क्या होता है? ब्लड सेल्स। और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। वर्ड को हमेशा हम ब्रेक करके समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, तो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम हिमेटोपोइसिस कहते हैं। इनका निर्माण होता है बोन मेरो से। कहां से होता है? बोन मेरो। अब हम यहां पर बोन मेरो बनाते हैं, जैसे कि हमने ये बोन मेरो बनाई। ठीक, बोन मेरो का जो एंड वाला, देखो बोन मेरो तो जो लॉन्ग बोन मेरो होती है ना, वही ब्लड सेल्स बनाती है। ऐसा तो ही नहीं है कि ब्रेन से आपकी सेल्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। जो लॉन्ग बोन मेरो होती है वहीं से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर जो इसका एंड वाला भाग होता है, ये जो एंड वाला भाग होता है ना, ये वाला, इधर वाला और इधर वाला, जिसे हम ईपीफाइसिस कहते हैं, यहां से आपकी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और बीच में आपकी होती है येलो बोन मेरो। अगर एडल्ट स्टेज की बात करें तो नॉर्मली जब इन्फेंट होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसका लगभग
ये वाला जो पार्ट होता है वो पूरा रेड कलर का होता है, इसीलिए उनके अंदर आरबीसी का काउंट जो इन्फेंट होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें ज्यादा होता है। तो एडल्ट स्टेज आती है तब तक यहाँ पर येलो येलो भाग पूरा फेट का डिपोजिशन हो जाता है। समझ में आया? तो ये जो एंड वाला पार्ट होता है जिसे एपीफाइसिस कहते हैं, यहां से आपकी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब कौन सी ब्लड सेल्स, और यहां पर देखो एक बहुत ही जरूरी बात आती है। वैसे तो हम फॉर्मेशन में भी बात करेंगे, लेकिन अगर बात आई है तो हम उसको कर ही लेते हैं पूरा, कि यहां पर आपके बोन मेरो में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे हम कहते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल के पास वो एबिलिटी होती है कि वो एनी टाइप ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर सकती है, किसी भी टाइप की सेल का फॉर्मेशन कर सकती है, प्रोलिफरेशन कर सकती है, उनका डेवलपमेंट और उसका मैच्योरेशन करवा सकती है। वैसे ही ये स्टेम सेल्स आपकी इन ब्लड सेल्स का भी फॉर्मेशन करवाती है, जिसमें आपकी कौन कौन सी सेल आती है? इसमें आती है आपकी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। कौन कौन सी सेल? सबसे पहले हम आरबीसी लिखते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन और प्लेटलेट का भी फॉर्मेशन। अब देखो प्लेटलेट जो है वो एक तरह की सेल ही है, लेकिन उसको हम पूरा सेल नहीं कह सकते क्योंकि ये सेल्यूलर फ्रेगमेंट है। क्या है? सेल्यूलर फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मतलब कि यहां पर आपकी एक सेल आती है जिसे हम मेगा कैरियोसाइट कहते हैं, और इस मेगा कैरियोसाइट के टूटने से, ब्रेक होने से आपकी प्लेटलेट बनती है। ठीक है, तो ये क्या है? सेल्यूलर फ्रेगमेंट है जो कि किसी सेल के टूटने के कारण बनती है। तो इसको हम पूरा ही सेल नहीं कह सकते, इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है, लेकिन यहां पर इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो मेगा कैरियोसाइट होती है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में समझना है कि इनके फॉर्मेशन की प्रोसेस को हमने हेमेटोपोइसिस कहा। यहां पर बोन मेरो में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे स्टेम सेल कहा जाता है, और यही आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण करती है। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी आरबीसी से, यानी कि रेड ब्लड सेल से, जिसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो आरबीसी जो होती है, एक मिनट, आरबीसी जिसे हम इरेथ्रोसाइट कहते हैं, यहां पर भी हम वर्ड को ब्रेक करते हैं। आरबीसी यानी कि इरेथ्रो का मतलब होता है रेड, और साइट का मतलब होता है सेल, मतलब कि रेड सेल, रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स का नंबर आपके शरीर में कितना होता है? तो मिलियंस में होता है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है? आरबीसी होती है। तो आरबीसी का नंबर कितना होता है? आरबीसी का नंबर अप्रोक्स, देखो मेल, फीमेल और इन्फेंट में थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन हम एक अप्रोक्स मान के चल रहे हैं लगभग सभी की। तो 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम हमें देखने को मिलता है। कितना? 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम आपकी रेड ब्लड सेल्स का नंबर होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। अब इसका शेप और साइज कैसा होता है? शेप कैसा होता है कि आपको यहां पर ये आरबीसी दिख रही है, इसके बीच में हमें एक गड्ढा सा दिखाई दे रहा है। जो आरबीसी का शेप होता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो होता है बाइकॉनकेव। ठीक है, अगर आप इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ऐसा होता है, जिसे हम कहते हैं बाइकॉनकेव। अब केव का मतलब होता है बेटा कैविटी, कैविटी मतलब कि गड्ढा। आपने कभी किसी कुत्ते को देखा है कि वो जब बैठता है तो क्या करता है? गड्ढा खोद देता है ताकि वो आराम से बैठ पाए। यहां पर भी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो वो हीमोग्लोबिन क्या कर देता है? गड्ढा खोद देता है ताकि वो आराम से पैर फिसलकर बैठ पाए। तो आरबीसी का बाइकॉनकेव शेप होने का मतलब क्या है? क्या कारण है ऐसा शेप होने का? नॉर्मली भी तो हो सकता है। बाइकॉनकेव शेप से क्या होता है कि देखो हमारी जो आरबीसी होती है ना, उसका काम होता है आपके शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना टिश्यू तक।
और टिश्यू से CO2 को लेकर आना और आपके लंग्स को देना, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और वो ये काम करता है। अब जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन रह पाएगा उतना ज्यादा अच्छे से ये काम कर पाएगी। तो बाइकॉन्केव शेप का मतलब एक तो एडवांटेज क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन को ज्यादा डिफ्यूज कर पाएगा, हीमोग्लोबिन को ज्यादा स्पेस दे पाएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा देखो हमारी आरबीसी जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होती है, ठीक है, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर आपके आरबीसी घूम रही है। तो यहां पर आरबीसी का शेप होने का रीजन ये है बाइकॉन्केव कि वो आराम से इसके अंदर घूम पाएगी। अब देखो आर्टरी भी होती है, वेन भी होती है और कैपिलरी भी होती है। तो आर्टरी मोटी होती है तो उसमें तो ये आसानी से निकल जाएगी, तो कैपिलरी जो होती है वो तो माइन्यूट पतली पतली सी होती है, तो उसको स्क्वीज करके निकलना पड़ता है। तो ये ऐसे करके आराम से कैपिलरी से भी निकल सके, इसीलिए इसका शेप बाइकॉन्केव होता है। तो ये दो एडवांटेज हमने समझे, पहला ऑक्सीजन का डिफ्यूजन ज्यादा हो सके और दूसरा वो कैपिलरी में आराम से स्क्वीज होकर फ्लो कर सके हमारे ब्लड के अंदर, कहीं पे भी अटके ना। क्लियर है। अब यहां पर आरबीसी का डायामीटर कितना होता है, तो आरबीसी का जो डायामीटर होता है वो अप्रोक्स 7.2 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और अगर हम यहां पर बात करें इसके थिकनेस की, तो थिकनेस हमें दिखाई दे रहा है कि देखो आखिरी में जो एंड वाला पार्ट है यहां पर वो थोड़ा सा मोटा है और बीच वाला थोड़ा सा नेरो है, तो थिकनेस थोड़ी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर हम इस साइड वाले पार्ट की बात करें तो 2 माइक्रोमीटर, और अगर बीच की बात करें तो यहां पर लगभग 1 माइक्रोमीटर जो है वो इसका साइज होता है, शेप होता है बाइकॉन्केव, ठीक है। लगभग मैमल्स में, मोस्ट ऑफ मैमल्स के अंदर हमें न्यूक्लियस आरबीसी के अंदर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो ऊंट होते हैं ना, ऊंट के जो आरबीसी होती है उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। और मोस्ट ऑफ, जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ साथ यहां पर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स भी इसके अंदर नहीं होते, सॉरी साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नहीं कहेंगे हम, साइटोप्लाज्मिक यहां पर लिख सकते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा लिख सकते हैं यहां पर गोल्जी एपरेटस। इसके अंदर नहीं होता है। अब देखिए न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए नहीं है, तो यह सेल डिवाइड नहीं कर पाती है, पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात कि यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर इसको एनर्जी कैसे मिलेगी, इसके अंदर होती है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, तो ग्लाइकोलाइसिस से इसको जो एनर्जी मिलती है बस वही मिलती है, उसके अलावा आरबीसी को कहीं से भी एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। इसके अंदर गोल्जी एपरेटस भी नहीं होता है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए नहीं होता है, इसीलिए ये डिवाइड नहीं कर पाती है। तो एक बार जब इसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो इसको कुछ प्रोटीन्स दिए जाते हैं, तो उसी प्रोटीन से इसको इसका जीवन निकालना पड़ता है, बीच में इसको और कोई प्रोटीन नहीं मिलता है। क्लियर है, तो ये बात समझ में आ गई। फिर अगला आता है फॉर्मेशन, कि आरबीसी का निर्माण जो है वो कहां से होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहां से होगा, मैं आपको बता चुकी हूं, बोन मेरो से होगा। कहां से होगा, बोन मेरो से होगा। तो आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम एरेथ्रोपोइसिस कहते हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं, वैसे ही आरबीसी की फॉर्मेशन को हम एरेथ्रोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, एरेथ्रो का मतलब रेड सेल। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि एरिथ्रोपोइसिस जो होता है उसको स्टिमुलेट करने के लिए किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोइटीन। क्या होता है, एरिथ्रोपोइटीन। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है, साथ साथ नोट करते जाना है। देखो आप नोट्स बनाएंगे ना तो वो आपके ही लिए अच्छा होगा, आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आपको जब भी रिवाइज करना हो आप खोल के फटाफट देखें और आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा अपना लिखा हुआ जो रहता है ना वो ज्यादा टाइम तक याद रहता है। चलिए आगे बात करते हैं
इरेथ्रोपोइसिस के लिए इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है जो कि किडनी प्रोड्यूस करती है, और ये इरेथ्रोपोइटिन आपके इरेथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। क्लियर है? अब देखो, जब आरबीसी का निर्माण होता है ना, तो वो अलग अलग स्टेज में होता है। जैसे कि अगर हम भ्रूण की बात करें, यानी कि इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, तो आपके आरबीसी का निर्माण कौन करता है? तो यहां पर देखते हैं हम कि जब बच्चा इन एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करते हैं, एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो में भी क्या होता है, दो कंडीशन होती है। पहली हो सकती है आपकी, एक तो होगी लेट और एक होगी अर्ली, यानी कि कुछ समय तक तो आपका जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो यॉक्सिक करता है। कौन करता है? यॉक्सिक करता है। फिर लेट यानी कि थोड़े समय बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये जिम्मेदारी आ जाती है आपके लीवर के ऊपर। किसके ऊपर आ जाती है? लीवर। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अर्ली स्टेज में यॉक्सिक निर्माण करता है, देन फिर ये जिम्मेदारी आपकी लीवर के ऊपर आती है। फिर लीवर भी करता करता आपके आरबीसी को बनाता बनाता थक जाता है, तो वो ये जिम्मेदारी दे देता है आपकी बोन मेरो को। ठीक है, तो ये एडल्ट स्टेज की या आफ्टर बर्थ की अगर हम बात करें तो कौन बनाता है? आपका बोन मेरो। अब जब आरबीसी का निर्माण होता है, ऐसा नहीं है कि जब निर्माण हो रहा है तभी आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो मैच्योर आरबीसी होती है उसके पास नहीं होता है। जब बोन मेरो इसका निर्माण करती है तब तो उसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक आखिरी की स्टेज आती है, बीच में कई सारे स्टेज आती है। जब हम आरबीसी का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। तो जब इसका निर्माण हो रहा होता है तब तो इसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब कंप्लीट एक मैच्योर आरबीसी बन जाती है तो यहां पर न्यूक्लियस जो है इसके अंदर से निकल जाता है। अब न्यूक्लियस को आपने निकाल लिया तो यहां पर गड्ढा बन गया ना, उसी को हमने कहा बाइकॉन्केव शेप। ये सारी चीजें समझ में आ गई है सभी को? ये सारी चीजें आई होप समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है आरबीसी के लाइफ स्पॉन के बारे में, आरबीसी के फंक्शन के बारे में। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना? 120 दिन। यानी कि एक आरबीसी बन गई तो वो 120 दिन तक आपके ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगी। अब कोई बीमारी हो गई तो वो बात अलग है, जैसे कि एनीमिया हो गया, हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया। तो हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि आपकी आरबीसी समय से पहले टूट जाती है। 120 दिन तक वो जीवित नहीं रहती, उससे पहले ही टूट जाती है, और उस कंडीशन में आपको आरबीसी की कमी हो जाती है। तो वो एक अलग टाइप हो गया, लेकिन नॉर्मली 120 दिन तक आपकी आरबीसी जो है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करती है। उसके बाद कहां जाती है? उसके बाद जाती है आपके स्प्लीन के पास। किसके पास जाती है? स्प्लीन के पास। तो इस बात को याद रखें, स्प्लीन के पास होती है एक स्पेशल टाइप की सेल जिसे हम कहते हैं मैक्रोफेज। क्या कहते हैं? ये आपके मैक्रोफेज है। तो होता क्या है कि आपकी, जैसे ये मान लो ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर आपके आरबीसी घूम रही है। चलो ये हमने आरबीसी को भी घुमा दिया। तो जब वो 120 दिन तक रोज ब्लड वेसल्स में से निकलेगी, रोज ब्लड वेसल्स में से निकलेगी, तो उसकी जो साइड के जो किनारे होती है, वो मेम्ब्रेन जो होती है, वो थोड़ी 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 रोज डैमेज होती है। तो लास्ट में जाके जब वो आपके स्प्लीन के पास जाती है, फिल्टर होने के लिए जाती है ना, तो स्प्लीन के पास जाती है तो उसका शेप पूरा क्या हो जाता है? राउंड हो जाता है, क्योंकि वो रोज घिसती हुई थोड़ी 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 टूटती हुई जाती है। तो स्प्लीन के पास जाती है तो उसका राउंड शेप हो जाता है, और राउंड शेप होने के कारण स्प्लीन में जो कैपिलरी होती है वो वहां पर अटक जाती है। और जैसे ही वो अटकती है तो मैक्रोफेज तुरंत एक्टिवेट हो जाती है कि भैया कोई ना कोई अटका पड़ा है, मुझे जाकर खाना है। तो मैक्रोफेज इसको इनगल्फ कर लेती है। ठीक है, इसको इनगल्फ कर लेती है, यानी कि खा लेती है। उसके बाद क्या होता है? अब देखो, मैंने बोला कि आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन कैसे बना हुआ होता है, वैसे तो मैं आगे आपको बताने वाली हूं, लेकिन चलो थोड़ा सा बता देते हैं कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अब आयरन भी आपके शरीर में काम की चीज है और प्रोटीन भी शरीर में काम की चीज है। तो हमारी बॉडी इन दोनों को तो बॉडी से बाहर जाने नहीं दे सकती, तो वो बड़ी शातिर हमारी बॉडी होती है, वो आयरन को और प्रोटीन को दोनों को अपने पास रख लेती है। जब इसको ब्रेक डाउन करती है, मैक्रोफेज में इसका ब्रेक डाउन होता है,
जब आरबीसी को तोड़ा जाता है तो हीमोग्लोबिन निकलेगा, हीमोग्लोबिन में से आयरन और प्रोटीन निकलेगा। आयरन और प्रोटीन को हमारा शरीर स्टोर कर लेता है और बाकी का जो बचा हुआ भाग होता है वो यूरिन के थ्रू और स्टूल के थ्रू पास कर देता है। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस होती है आपके आरबीसी के लाइफ स्पॉन कंप्लीट होने के बाद की। अब ये आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने बताया कि आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। आरबीसी का फंक्शन होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना या फिर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना। यहां पर हम गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन भी लिख सकते हैं, गैसेस ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आपके ऑक्सीजन को आपके टिश्यू तक पहुंचाना और टिश्यू से CO2 लेकर निकलना और वो देना आपके लंग्स को। तो ये काम होता है आपके आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन का। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपकी रेड ब्लड सेल्स का, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या होगा, आप सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे ना। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब देखिए, अब इरेथ्रोसाइट जो होती है आरबीसी वो ज्यादा हो गई, यानी कि जैसे कोई सी भी चीज होती है देखो लिमिट में हो तो अच्छा है। यानी कि हम कहते हैं कि ज्यादा अच्छा आयरन लेंगे तो हमारी आरबीसी अच्छी रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं होनी चाहिए। 5.5 मिलियन तक है तो ठीक है, आप सोच लो कि 10 मिलियन हो जाए तो अच्छा है, नहीं है। तो जो आरबीसी का काउंट जब 5.5 मिलियन से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं, जब आरबीसी इंक्रीज्ड होती है तो उसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइटोसिस। देखो बेटा, हर एक पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नॉर्मली हमारे लाइफ में समझने के लिए भी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और आपकी जो मेन एग्जाम होती है उसके लिए भी। तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, अच्छे से नोट करना है। देखिए, अब आरबीसी का काउंट अगर कम हो गया, 4.5 से कम हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एरिथ्रोसाइटोपीनिया। पीनिया वर्ड जहां पर आया मतलब कि डिक्रीज है, वो साइटोसिस आया मतलब कि इंक्रीज्ड है। अब एरिथ्रोसाइटोसिस होता है तो उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। पॉली मतलब कि ज्यादा, सेल्स ज्यादा हो जाती है, आरबीसी ज्यादा हो जाती है, पॉलीसाइथेमिया। और अगर कम होती है, जैसे कि एनीमिया की कंडीशन होती है, उसमें आपके आरबीसी का काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो आरबीसी के बारे में हमने पूरा कंप्लीट समझ लिया कि आरबीसी क्या होती है, उसका शेप कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब नेक्स्ट जो हमारी सेल आती है वो आती है आपकी डब्ल्यूबीसी। लेकिन हमने आरबीसी के हीमोग्लोबिन के कंपोनेंट को तो समझा ही नहीं, तो पहले हम हीमोग्लोबिन के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन को हमें अगली क्लास में भी समझना है। देखिए, हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी के अंदर प्रेजेंट एक पिगमेंट है जो कि आपके आरबीसी को कलर प्रोवाइड करवाता है। आरबीसी का रेड कलर क्यों होता है? आपके हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि ये एक पिगमेंट है। और पता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताती हूं मैं, याद आ गई कि आरबीसी यानी कि अगर एक आरबीसी की बात करें ना, तो एक आरबीसी में 270 मिलियंस, कितने? 270 मिलियंस जो है वो आपके हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक आरबीसी की बात कर रही हूं। अब देखो ये कितने ऑक्सीजन को कैरी करके रखता है, कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। 270 मिलियन आपकी एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स जो है वो होते हैं। ठीक है, अब बताया मैंने कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो भाग से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। हीम और एक होता है ग्लोबिन। अब ग्लोबिन वाला भाग है तो ग्लोबिन वाला भाग कौन सा होगा? मैंने बोला कि प्रोटीन होता है ना, बिल्कुल होता है। फिर हीम मतलब कि यहां पर एक हो गया आयरन, एक हो गया पोरफायरिन। अब आयरन तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही काम की चीज है, तो इसको तो स्टोर कर लिया जाता है, इसको स्टोर कर लिया जाता है फेरेटिन के फॉर्म में। और जो पोरफायरिन होता है इसका ब्रेक डाउन किया जाता है, लीवर तक भेजा जाता है। लीवर के अंदर फिर क्या बनता है? बिलिरुबिन बनता है।
बिलीरुबिन बनता है, बिलीरुबिन से बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन से फिर बहुत सारी प्रोसेस होती है इसमें, वो हम अनदर क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन लास्ट में जाकर यहाँ पर ये दोनों यूरिन और स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल कम कम मात्रा में होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बिलीरुबिन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जॉइंडिस होता है, यानी कि पीलिया होता है, तो बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेस देन 1% एक्सक्रीट होता है, ठीक है। अब प्रोटीन है तो प्रोटीन से अमीनो एसिड बना लिया जाएगा और उसको भी आपके बॉडी में स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें यहां पर क्लियर है। और अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहां पर आपका जो ग्लोबिन वाला भाग है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। कितनी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है। तो ये 2 अल्फा चेन होती है, एक अल्फा चेन ये रही और एक अल्फा चेन ये रही, फिर साइड में एक बीटा चेन ये रही और एक बीटा चेन ये रही। अब यहाँ पर 4 आपके आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक हीमोग्लोबिन में, जैसे कि यहाँ पर ये रेड रेड कलर को आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है आपके आयरन के मॉलिक्यूल्स यानी कि हीम ग्रुप, ठीक। और ये है आपके रेड ब्लड सेल्स, इसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। आई होप हीमोग्लोबिन भी आपको अच्छे से समझ में आया। अब चलते हैं हमारी सेकेंड सेल, हमारी सोल्जर्स के पास, ठीक है। WBC जिसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अब देखो ल्यूको का मतलब होता है वाइट, क्या होता है? वाइट। और साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स होते हैं, जिसमें हम ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट पढ़ते हैं। अगर हम इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे, आगे मैं आपको बताने वाली हूं, तो यहां पर इनका जो काउंट है वो अलग अलग होता है। लेकिन अगर इनको हम एक साथ जोड़कर इनका काउंट करते हैं कि ब्लड में इनका काउंट कितना है, तो WBC जिसे हम टोटल ल्यूकोसाइट कहेंगे, टोटल मतलब कि इन सभी का हम काउंट कर लेते हैं, तो वो होता है 4000 से 11000, मतलब कि RBC से कम है। हाँ भैया, RBC से कम है, क्योंकि RBC तो बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब देखो ये कम है, लेकिन जैसे ही आपके बॉडी में किसी भी बैक्टीरिया वायरस का अटैक होता है तो इनका लेवल बढ़ जाता है, इनका काउंट बढ़ जाता है जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमेशा अलर्ट रहती है, ठीक है, अटेंशन रहती है कि जब भी कोई आया मैं तुरंत एक्टिवेट हो जाऊंगी, ठीक है। अब भैया सेल से तो कुछ सीख लो, हमारी सेल कितनी अलर्ट रहती है कि जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस आया तो वो तुरंत अपना काम शुरू कर देती है, वो अपना काम पूरा ईमानदारी से कर रही है। तो आपका काम है पढ़ाई करना, तो आपको भी पूरा ईमानदारी के साथ पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि यहां पर जो WBC का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ WBC को क्या कहेंगे? जैसे कि हमने RBC के फॉर्मेशन को क्या कहा? एरिथ्रोपोइसिस। वैसे ही ल्यूकोसाइट के फॉर्मेशन को हम ल्यूकोपोइसिस कहेंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं ना कि हेमेटोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, फिर ल्यूकोपोइसिस। अब देखो अगर WBC का काउंट बढ़ा तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि जब WBC आपका इंक्रीज्ड होता है तो उसको हम कहेंगे यहां पर ल्यूकोसाइटोसिस। और जब WBC का नंबर कम हुआ तो उसे क्या कहेंगे? मैंने अभी आपको बताया था, जब मैंने एरिथ्रोसाइट बताया कि जब RBC का काउंट कम हुआ तो हमने एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहा, तो यहां पर भी पीनिया वर्ड आ जाएगा जिसे हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोपिनिया, ठीक है। अब यहां पर एक और कंडीशन आती है, वो आती है खतरे की घंटी। अब ये खतरे की घंटी क्या है? आपने एक नाम सुना होगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, अब ल्यूकेमिया में भी आपका जो WBC काउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ल्यूकोसाइट जो होता है ना वो न्यूक्लिएटेड होता है। न्यूक्लिएटेड होता है मतलब कि ये डिवाइड
कर सकता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इसका काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है उसमें, ल्यूकेमिया, जो ब्लड कैंसर का नाम आपने सुना होगा। तो नॉर्मली हमारी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी बोन मेरो से ही हो रहा है ना। तो बोन मेरो जब डब्ल्यूबीसी बनाता है तो एक तो वो पूरा एबनॉर्मल एक तो वो पूरा नॉर्मली बना रहा है, ठीक है, मतलब कि उसका साइज भी नॉर्मल है, उसका शेप भी नॉर्मल है, और तब जाके उसने एक नॉर्मल डब्ल्यूबीसी को जन्म दिया, यानी कि उसका निर्माण हुआ। अब अगर एक ऐसी कंडीशन आई जिसमें डब्ल्यूबीसी का निर्माण उसने किया लेकिन उसका साइज भी पूरा बिगड़ा हुआ, उसका शेप भी पूरा बिगड़ा हुआ और काउंट बहुत ज्यादा बड़े हुए, तो वो कंडीशन आती है आपकी ल्यूकेमिया की, जो कि बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। अब ल्यूकोसाइटोसिस मतलब कि कोई भी इंफेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ, पैरासिटिक इंफेक्शन हुआ, उस कंडीशन में बढ़ सकता है। ल्यूकोसाइटोपिनिया मतलब कि आपकी डब्ल्यूबीसी को ही किसी ने इंगल्फ कर लिया, किसी ने खा लिया, तो उस कंडीशन में आपकी डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगी। अब देखो उसी प्रकार आपके जो पर्टिकुलर डब्ल्यूबीसी का टाइप्स है उनका काउंट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब कि जैसे इओसिनोफिल कुछ और बताएगा, बेसोफिल कुछ और बताएगा। तो कोई अलग अलग टाइप का इंफेक्शन हुआ, जैसे कि पैरासिटिक इंफेक्शन हुआ तो कुछ पर्टिकुलर सेल का काउंट बढ़ जाएगा। कोई एलर्जिक कंडीशन हुई तो कुछ पर्टिकुलर सेल का काउंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो वही हमें पढ़ना है कि अब ये जो टाइप्स होते हैं, जो कि ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है हमारे शरीर में, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका शेप क्या होता है ब्लड के अंदर, वो हमें समझना है। तो मेनली हमने डब्ल्यूबीसी में कितने टाइप्स पढ़े? दो, एक है ग्रेन्युलोसाइट और एक आता है ए ग्रेन्युलोसाइट। कौन कौन से पढ़े? फटाफट से याद कीजिए, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में ये सारी चीजें समझ चुके हैं, जिसमें हमने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा, जिसमें हमने सेल्स के टाइप्स भी पढ़े हैं। तो डब्ल्यूबीसी का वो टाइप्स जिसके अंदर आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि हम एक नॉर्मल सा न्यूक्लियस बना लेते हैं और उसके अंदर हमने ग्रेन्यूल्स फिल कर दिए, ये है आपके ग्रेन्यूल्स। तो जिस सेल में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसे हम ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, और जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है, ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है और सिंपल सा इसके अंदर न्यूक्लियस है और कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है। ए मतलब कि अब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, उसे हम ए ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। अब इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो मैं आपको एक चार्ट के, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने वाली हूं। एक ही बार में सारी चीजें माइंड में फिट हो जाएगी, लेकिन चार्ट आप चाहो तो साथ साथ भी बना सकते हो या बाद में भी बना सकते हो, पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये जो ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट है, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स है। अब ये जो ग्रेन्यूल्स में एक स्पेशल टाइप की स्टेनिंग हम यूज करते हैं ताकि इन ग्रेन्यूल्स को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, और इन्हीं ग्रेन्यूल्स के नाम पर ही आपकी डब्ल्यूबीसी का नामकरण किया गया है। जैसे कि मैं बताऊं तो यहां पर एक स्टेनिंग हम यूज करते हैं जिसका नाम होता है लिशमान स्टेन। लिशमान स्टेन क्या करती है? कलर प्रोवाइड करवा देती है ताकि जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो अच्छे से वो ऑब्जर्व कर पाए उसको। अब देखो लिशमान स्टेन में हम दो टाइप के स्टेनिंग यूज करते हैं। पहली हम यूज करते हैं एसिडिक स्टेन और दूसरी यूज करते हैं बेसिक स्टेन। जो एसिडिक होती है वो होती है, उसका नाम होता है इओसिन। क्या होता है? इओसिन। और जो बेसिक होती है उसका नाम होता है बेस। मिथाइलिन ब्लू। अब ये जो इओसिन होती है उसका कलर होगा यहां पर रेड, और जो मिथाइलिन ब्लू होती है उसका कलर होगा यहां पर ब्लू। कुछ कुछ आपको समझ में आ रही होगी चीजें। देखिए समझ में आने जैसी बहुत ही इजी तरीका है यहां पर कि जो डाई आपको रेड कलर दे रही है वो होगी आपकी एसिडिक, और जो डाई आपको ब्लू कलर दे रही हो वो होगी बेसिक। अब ब्लू कलर क्यों दे रही है? क्योंकि उसके अंदर मिथाइलिन ब्लू है। और ये रेड कलर क्यों दे रही है? क्योंकि ये इओसिन है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि ग्रेन्युलोसाइट के अंदर हम तीन टाइप पढ़ते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। देखो न्यूट्रोफिल का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कि उसमें एसिडिक भी है और बेसिक भी है। उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है न्यूट्रोफिल,
फिल मतलब कि फिल हुआ, जैसे कि हम यहां पर न्यूट्रोफिल का नाम लिखते हैं, न्यूट्रोफिल। देखो न्यूट्रो मतलब हुआ यहां पर कि इयोसिन भी और मिथाइलिन ब्लू भी, यानी कि एसिडिक भी और बेसिक भी, तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रल। और फिल मतलब कि उसके अंदर जो फिल हुआ है, उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है जिसने वो कलर ऑब्जर्व किया है, रिटेन किया है, ठीक है। अब जैसे कि हमने इसको लिशमान स्टेन से स्टेन किया, इसने दोनों ही कलर को ले लिया, एसिडिक को भी लिया, बेसिक को भी लिया, इसीलिए हमने इसको न्यूट्रोफिल किया। तो यहां पर रेड कलर भी इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे और ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स भी इसके अंदर होंगे। अब देखो सेकंड आती है यहां पर इयोसिनोफिल। अब आपको ये नाम से समझ में आ गई होगी, एक मैंने समझा दी तो दूसरी आपको समझ में आ गई होगी कि इयोसिन जिसने इयोसिन डाई को स्टेन किया और उसके अंदर ग्रेन्यूल्स रेड कलर के दिखने को मिलेंगे, और उसको हम एसिडोफिल भी कह सकते हैं क्योंकि वो एसिडिक डाई से स्टेन हुई। फिर आता है आपका बेसोफिल। तो बेसोफिल मतलब कि जिसने बेसिक स्टेन, जिसके अंदर बेसिक स्टेन फिल हुई है, बेसिक मतलब कि मिथाइलिन ब्लू, तो उसके अंदर के जो ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे वो आपको ब्लू कलर के दिखाई देंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, बस लिशमान स्टेन एसिडिक और बेसिक समझिए। एसिडिक के अंदर इयोसिन वो रेड कलर देगा और बेसिक के अंदर मिथाइलिन ब्लू जो कि ब्लू कलर देगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक एक करके मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से इस ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट दोनों को समझाती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। आपका बस पूरा फोकस यहां होना चाहिए। देखिए यहां पर हम समझने वाले हैं न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में। तो हमने ग्रेन्युलोसाइट में किस किस को पढ़ा, सभी को याद है कि न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल आती है आपकी ग्रेन्युलोसाइट के अंदर, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आती है आपकी ए ग्रेन्युलोसाइट, मतलब कि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है। अब देखो यहां पर हम देखते हैं पहले इसका नंबर, कि जो हमने 4000 से 11000 WBC का काउंट देखा है, उन 4000 से 11000 में न्यूट्रोफिल कितना है, बेसोफिल कितना है, इयोसिनोफिल कितना है, ये हमें समझना है। तो न्यूट्रोफिल कितना है आपका, अप्रोक्स 60 to 65% तो आपका न्यूट्रोफिल, मतलब कि सबसे ज्यादा। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा सबसे ज्यादा होता है नंबर में, तो मैक्सिमम आपका न्यूट्रोफिल होता है। इयोसिनोफिल कितना होता है, इयोसिनोफिल तो बेचारा बहुत ही कम होता है, 1 to 4%, और बेसोफिल तो फिर बिल्कुल ना के बराबर होता है, 0.5 लिखते हैं, 0.5 to 1%। तो मतलब कि इसको हम यहां पर फ्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा है, सबसे कम आपको बेसोफिल ही मिलेगा। फिर मोनोसाइट आपको मिलेगा कितना, 6 to 8%, लिम्फोसाइट मिलेगा 20 to 25%। ठीक है, नंबर सभी को क्लियर है, आगे बढ़े। सेकंड वाला डायामीटर, डायामीटर कितना होगा, तो यहां पर न्यूट्रोफिल का डायामीटर होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर। और एक चीज और मैं यहां पर बताती हूं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, न्यूट्रोफिल से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो न्यूट्रोफिल होती है ना, इसको हम PMNL भी कहते हैं। फुल फॉर्म बताती हूं, नोट करना, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यहां पर आप स्टार लगा लीजिए। अब सेकंड वन आता है, इयोसिनोफिल का डायमीटर कितना होता है, तो इसका भी अप्रोक्स हमें 10 to 12 माइक्रोमीटर ही देखने को मिलता है। फिर बेसोफिल का कितना होता है, तो इसका हमें 8 से 10, और मोनोसाइट का देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। देखो यहां पर भी आपकी जरूरी बात आती है, उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखते हैं। यहां पर सबसे लार्जेस्ट सेल ऑफ WBC, लार्जेस्ट सेल ऑफ WBC अगर पूछा जाए तो आंख बंद करके लिख देना मोनोसाइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिम्फोसाइट का डायमीटर कितना होता है, तो इसका भी अप्रोक्स 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है। सबसे कम वैसे आपका जो स्मॉल लिम्फोसाइट होती है उसी का साइज होता है, साइज भी हमारी क्लियर है। थर्ड आता है आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, यानी कि अब हमें इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलना पड़ेगा कि कैसा होता है। तो हम ब्लैक से लेते हैं। देखिए अगर हम यहां पर न्यूट्रोफिल बनाकर देखें तो ये आपकी न्यूट्रोफिल हमने बना ली।
ये जो न्यूट्रोफिल होती है इसके अंदर लॉब्स होते हैं जिसे हम कहते हैं मल्टी लॉब्ड। क्या कहते हैं? मल्टी लॉब्ड। मतलब कि यहां पर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर यहां पर न्यूट्रोफिल का देखने को मिलेगा जिसके अंदर 3 से 4 लॉब होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 5-6 से 6 लॉब भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, साइटोप्लाज्म क्लियर कर चुकी हूँ कि न्यूट्रोफिल आपका एसिडिक और बेसिक दोनों डाई को रिटेन करता है, इसीलिए इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है वो आपको कैसे दिखाई देंगे? रेड प्लस ब्लूइश कलर में दिखाई देंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका इओसिनोफिल। तो इओसिनोफिल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कैसा दिखेगा? इओसिनोफिल आपका दिखेगा, हेडफोन सभी ने लगाया है ना, हेडफोन, ये हेडफोन के शेप का, इस तरीके से हेडफोन के आकार का, यहां पर लिख लेते हैं हम हेडफोन। हेडफोन शेप जो है वो यहां पर आपके इओसिनोफिल का न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म कैसा दिखेगा? इओसिनोफिल मतलब कि आपकी जो एसिडिक डाई है, एसिडिक डाई को रिटेन करेगा। ठीक, सेकेंड आता है आपका नेक्स्ट बेसोफिल। बेसोफिल साइटोप्लाज्म आपका बेसिक डाई को स्टेन करेगा। स्ट्रक्चर पर जाते हैं तो स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा? ये आपका हम स्ट्रक्चर बना लिया, यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिखेगा इसका एस शेप। ठीक, ये इस तरीके से एस शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये हमने एस शेप स्ट्रक्चर बना लिया। तो यहां पर लिख लेते हैं एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है, बाइलॉब्ड कहेंगे इसको, और इसको भी हम कहेंगे बाइलॉब्ड। ठीक, ये भी बाइलॉब्ड है, ये बाइलॉब्ड है, और न्यूट्रोफिल आपका मल्टीलॉब्ड होता है। और यहां पर ये कौन सी डाई को रिटेन करेगा? बेसिक डाई, यानी कि मिथाइलिन ग्लूको, बेसिक डाई, और यहां पर एसिडिक डाई। ठीक, अगला आता है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया? मोनोसाइट का स्ट्रक्चर होता है यहां पर आपका, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया, अब आपका न्यूक्लियस होता है यहां पर किडनी के आकार का। कैसा होता है? किडनी के आकार का। राजमा खाए ना सभी ने, तो राजमा के आकार का यहां पर शेप होता है। राजमा कह लो, किडनी कह लो, हॉर्स शू शेप भी कह सकते हैं। तो यहां पर हम किडनी शेप लिखते हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में किडनी शेप पूछा जाता है। किडनी शेप किसका होता है? तो मोनोसाइट का किडनी शेप होता है। अब इसके अंदर तो ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं ना, नहीं होते हैं क्योंकि ये ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आती है। फिर आता है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट में क्या होता है कि 2 टाइप की आती है, एक आती है आपकी लार्ज लिम्फोसाइट और एक आती है आपकी स्मॉल लिम्फोसाइट। ठीक है, हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनते जाएं, ध्यान में रखते जाएं, तो आपको सारे पॉइंट क्लियर रहेंगे। देखिए, ये है आपकी लार्ज लिम्फोसाइट और ये है आपकी स्मॉल लिम्फोसाइट। तो लार्ज लिम्फोसाइट का जो डायामीटर है वो आपका अप्रोक्स 10 माइक्रोमीटर होगा और इसका होगा अप्रोक्स 8 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस इसका बड़ा ही सिंपल होता है बेचारा, लेकिन जो मोस्ट ऑफ आपके साइटोप्लाज्मिक भाग को कवर कर लेता है, यानी कि आपके इसमें न्यूक्लियस की साइज यहां पर बड़ी होती है, साइटोप्लाज्मिक एरिया कम होता है, और ये ए ग्रेन्युलोसाइट होती है। समझ में आ गई? ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को साइज और शेप समझ में आ गया। हमने नंबर्स भी पढ़ लिए और डायमीटर्स भी पढ़ लिया। अब आती है आपके सबसे इंपॉर्टेंट भाग, यानी कि फंक्शन की बारी, कि यहां पर इनका फंक्शन जो है वो क्या होता है। फंक्शन अगर हम समझें तो सबसे पहला हम समझते हैं न्यूट्रोफिल का। तो न्यूट्रोफिल, जब भी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन होता है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया जब आता है, तो सबसे पहले, जो कि सबसे ज्यादा नंबर में होती है, सबसे पहले वही जाती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल को। और ये क्या करती है? ये काम करती है फेगोसाइटोसिस का। क्या काम करती है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब कि खा लेना, इंगल्फ कर लेना। कोई भी बैक्टीरिया आया तो ये क्या करेगी? अपने अंदर इसको इंगल्फ कर लेगी, खा लेगी और उसको किल कर देगी, मार डालेगी। ठीक, तो फेगोसाइटोसिस का काम आपके न्यूट्रोफिल का होता है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इसको कहा जाता है। देखो, ये जो सारी डब्ल्यूबीसी होती है ना, वो सोल्जर्स की तरह काम करती है। सोल्जर्स की तरह काम करती है मतलब कि, एक मिनट में पानी पी लेती हूं फिर बता देती हूं। सोल्जर्स की तरह मतलब देखो, वो हर समय तत्पर रहते हैं कि जब भी कुछ भी हुआ तो वो तुरंत अटेंशन रहते हैं उनके काम के प्रति, कि जब भी कहीं पर भी कुछ भी हुआ तो वो फटाफट से अपने काम को लेकर तैयार हो जाते हैं।
तो ये भी ऐसे ही करती है कि कहीं पर भी कोई भी इंफेक्शन हुआ बॉडी में, कहीं पर भी कोई भी बैक्टीरिया आया, एंटर हुआ, वायरस आया, तो ये तुरंत तत्पर होकर अपने काम के लिए चली जाती है और वहां पर उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को मार देती है। कैसे, कौन सी प्रोसेस से? फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से। फिर आती है इओसिनोफिल की बारी। तो इओसिनोफिल का काम क्या होता है? जब भी कोई बॉडी में एलर्जिक कंडीशन हो जाती है, एलर्जिक कंडीशन, तो जैसे ही आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जिक कंडीशन होती है तो आपके इओसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है। मान लो जैसे एक्जिमा हो गया, तो एक्जिमा की कंडीशन में भी हमें इओसिनोफिल का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। मैंने बताया ना कि आपको कि डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ता है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। लेकिन ये किसी इंफेक्शन में बढ़ती है, पर पर्टिकुलर इंफेक्शन में भी, जैसे कि न्यूट्रोफिल बढ़ेगी आपको कोई भी बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया, अर्थराइटिस हो गया, तो उस कंडीशन में। इओसिनोफिल कब बढ़ेगी? जब कोई एलर्जी कंडीशन हो गई। फिर आती है आपकी बेसोफिल। तो बेसोफिल कब बढ़ेगी? जब आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया। तो बेसोफिल 3 तरह के सिक्रीट करती है। आपका एक तो होता है हेपेरिन, पहला लिखते हैं हम हेपेरिन, एक होता है सेरोटोनिन और एक होता है हिस्टामिन। ये 3 तरह के केमिकल रिलीज करती है आपकी बेसोफिल। बेसोफिल के ये जो तीनों केमिकल है वो अलग अलग काम करते हैं। हेपेरिन काम करता है आपके ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। यानी कि आपके शरीर में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? आपके शरीर में प्लेटलेट है जो कि ब्लड का क्लॉट करती है, तो फिर क्लॉट क्यों नहीं होता है? वहां पर प्रेजेंट होता है हेपेरिन, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, जो कि आपके शरीर में ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। सेरोटोनिन है तो वो वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। फिर आता है आपका हिस्टामिन। तो हिस्टामिन काम करता है आपका इन्फ्लामेशन की कंडीशन में, कहीं पे भी सूजन हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उस कंडीशन में आपका बेसोफिल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि बेसोफिल तो देखो बहुत ही कम मात्रा में है, बढ़ेगा कब? जब कोई इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक है। सेरोटोनिन क्या करेगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का, कि जब भी हमें चोट लग गई है, ठीक है, आप देख उधर रहे हैं, चल इधर रही है, सर टकरा गया है, खून आ गया है, तो वो खून थोड़ी देर बाद वहां पर जम जाता है ना। तो वो जमता है किसके कारण? प्लेटलेट के कारण। साथ ही साथ आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, नेरो हो जाती है, ताकि खून कम बहे। तो वो सेरोटोनिन रिलीज होने के बाद होती है। ठीक। अगला आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है, जिसे मैक्रोफाज भी कहा जाता है। मैक्रोफाज हमारी बॉडी में कहीं पर भी हो सकती है। जैसे कि हमारे निकनेम होते हैं ना, आपको स्कूल में किसी और नाम से पुकारा जाता है, घर पर किसी और नाम से पुकारा जाता है। वैसे देखो मोनोसाइट जो है वो एक तरह के मैक्रोफाज है, जो कि जैसे लीवर में रही तो उसको कुफर सेल कहा जाता है, लंग्स में है तो डेड सेल कहा जाता है। ठीक है। तो वैसे ही हमारे जो ब्लड में मैक्रोफाज होती है उसको मोनोसाइट कहा जाता है। तो ये क्या है? एक तरह की मैक्रोफाज है, मैक्रोफाज। और ये भी आपका काम करती है न्यूट्रोफिल की तरह। न्यूट्रोफिल की तरह क्या काम करेगी? फेगोसाइटोसिस का। ठीक है। मैक्रोफेज आपके लीवर में है जैसे कुफर सेल, ब्लड में है तो मोनोसाइट। अब बेसोफिल का भी एक और नाम होता है मास्ट सेल। मास्ट सेल का नाम सुना होगा आपने, तो इसको भी आप थोड़ा नोट कर लीजिए कि बेसोफिल को मास्ट सेल भी कहा जाता है। ठीक है। कभी एग्जाम में पूछ ले तो इस पॉइंट को थोड़ा सा कहीं कहीं पर अटका लेना कि बेसोफिल को मास्ट सेल भी कहा जाता है। ठीक, ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट बचा है आपका लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट 2 बेस पर क्लासिफाइड किया गया है, एक उसके साइज और शेप के आकार पर। साइज में अगर हम बात करें तो यहां पर एक होगा लार्ज लिम्फोसाइट और एक होगा स्मॉल लिम्फोसाइट। वो इसके डायमीटर के आधार पर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। फिर आता है एक आपका शेप, फंक्शन के आधार पर। फंक्शन के आधार पर यहां पर आएगा हमारा लिम्फोसाइट, यहां पर लिखते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है। एक होगा आपका यहां पर टी सेल और एक होगा यहां पर आपका बी सेल। अब टी सेल और बी सेल को मैं थोड़ी सी आगे स्लाइड पर आपको बताती हूं क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं है। ठीक है। देखिए यहां पर जो मैंने आपको बताई है लिम्फोसाइट, उसकी बात कर रही हूं मैं कि लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, एक होती है टी सेल और एक होती है बी सेल।
ये होली टी सेल और ये हो गई बी सेल। अब ये जो टी सेल होती है आपकी, टी सेल का काम क्या होता है? टी सेल भी फर्दर और डिफरेंशिएट इसका किया गया है। टी सेल में होती है आपकी एक तो टी एच सेल, एक होती है टी सी सेल और एक होती है टी एस सेल और लास्ट होती है आपकी यहां पर टी मेमोरी सेल। ठीक, बी सेल को भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। बी सेल को क्लासिफाइड किया गया है दो टाइप में, एक है प्लाज्मा सेल। देखो मैंने आपको बोला कि हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, वहां से शुरू करेंगे जहां से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो हम शुरुआत ऐसी करेंगे कि बिल्कुल बेसिक लेवल से, लेकिन उसको खत्म करेंगे बिल्कुल डिटेल में पढ़कर। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल और एक हो गई आपकी मेमोरी सेल। अब देखो टीएच का काम क्या होता है? टीएच मतलब कि हेल्पर सेल। हेल्पर सेल क्या करेगी? हेल्पर सेल काम करेगी कि जब भी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आया, शरीर में कोई भी वायरस आया, तो हमारी जो अदर सेल होती है उनको जाकर एक्टिवेट करती है, जिसको काम करना है। जो सोई हुई है उसको जगाने के लिए जाती है कि भैया जाओ, शरीर में कोई बैक्टीरिया घुस गया है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने का काम करती है। फिर टीसी, टीसी तो भैया बहुत ही गुस्सा इसको आता है, ये तो डायरेक्ट किल ही कर देती है, इसीलिए इसको हम किलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? किलर सेल भी कहते हैं, कि जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस दिखा तुरंत उसको किल कर देगी। कोई भी ट्यूमर सेल, डेड सेल दिखी तो तुरंत उसको किल कर देगी, क्योंकि इसको हम साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं। फिर टीएस सेल, टीएस सेल को हम सप्रेसर सेल कहते हैं। मतलब कि देखो ये जो दोनों चीजें हैं ना, टीएच सेल, टीएच सेल आपके किसी सेल को एक्टिवेट कर रही है, किस लिए? कि आप कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया है तो उसको खाइए, तो बैक्टीरिया भी हमारी ही सेल के ऊपर अटैक करेगा, तो बैक्टीरिया के साथ जुड़ी हुई हमारी सेल वो भी मरेगी। और यहां पर भी किलर सेल हमारी ही सेल के ऊपर अटैक करेगी ना, क्योंकि वहीं पर बैक्टीरिया और वायरस जुड़ा हुआ है, तो साथ ही साथ हमारी सेल भी खत्म हो रही है। तो ऐसे तो ये हमारी बॉडी की सारी सेल को खत्म कर देगा, तो इन दोनों को रोकना भी पड़ेगा ना। तो उनको रोकने के लिए आती है आपकी सप्रेसर सेल, जो कि इनको सप्रेस करती है कि भैया अब हमारी सेल ठीक है, उसके ऊपर किसी ने अटैक किया नहीं हुआ है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप अपना लेवल वापस नॉर्मल कर लीजिए। तो टीएच और टीसी सेल, टीएस सेल जो होती है इन दोनों को सप्रेस करती है। फिर टी मेमोरी सेल आती है। तो मेमोरी सेल मतलब कि जैसे कि आपकी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन हुआ, यानी कि जैसे टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड के लिए जो एंटीजन आया, फिर उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, अभी वो भी बताने वाली हूं, एंटीबॉडी बनाती है। तो जब सेकेंड टाइम कभी भी वो एंटीजन आएगा, तो हमारी जो बनी हुई एंटीबॉडी होती है ना, वो उसके अगेंस्ट तुरंत काम कर लेती है। अब यहां पर ये जो टी मेमोरी सेल होती है, सेल क्या करती है? पहले से मेमोरी को बनाकर रख लेती है कि भैया ये टाइफाइड का एंटीजन था, तो मुझे टाइफाइड के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाकर स्टोर करके रख लेनी, ताकि जब भी एंटीजन आएगा हम उसको मार देंगे। तो ये यहां पर मेमोरी बनाकर रख लेते हैं। उसी प्रकार बी सेल भी होती है। बी सेल मतलब कि प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल का काम होता है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना, मतलब कि एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में हम आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी ये सारे पढ़ेंगे। तो एंटीबॉडी का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है इस एंटीजन को किल करने के लिए। तो ये एंटीबॉडी कौन बनाता है? आपका प्लाज्मा सेल बनाता है। ठीक, अब दूसरा मेमोरी सेल जो है, वो इसी मेमोरी सेल की तरह काम करती है कि वो मेमोरी बनाकर रख लेती है, ताकि आगे जब भी कभी वही इंफेक्शन हुआ तो वो काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट यहां पर आपको क्लियर है। अब मैं ये थोड़ा सा हटा रही हूं ताकि आपको यहां पर मैं ये समझा पाऊं। देखिए यहां पर हमने न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ा। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन होती है और सबसे कम कौन होती है, तो उसका याद करने का एक बेसिक तरीका बता रही हूं। नल मैप। ठीक, सबसे ज्यादा कौन सी होती है? सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल। कितनी होती है भैया? 6 to 65%। फिर आती है लिम्फोसाइट,
20 से 25%। ये आपके याद करने का तरीका है कि कैसे आप इनको याद रखें। मोनोसाइट कितनी होती है? तो मोनोसाइट होती है आपकी 6 to 8%। इओसिनोफिल कितनी होती है? तो इओसिनोफिल होती है आपकी 1 to 4%। बेसोफिल होती है सबसे कम 0.5 to 1%। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल। ठीक, फिर आपकी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल और बेसोफिल। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो हमेशा इन फॉर्मूले को याद रखें, नल मैप। ठीक, अब देखो यहां पर न्यूट्रोफिल के अंदर आपको यहां पर 5 लोब दिखाई दे रहे हैं, तो ये मल्टी लॉब्ड होता है। यहां पर बेसोफिल का आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? बेसोफिल दिख रहा है आपको यहां पर एस शेप का दिखाई दे रहा है। देखो ये एस शेप यहां पर बना हुआ है। फिर इओसिनोफिल है, ये भी बाइलॉब्ड है और बेसोफिल भी बाइलॉब्ड है। इओसिनोफिल में हमें हेडफोन के आकार का दिखाई दे रहा है। मोनोसाइट में न्यूक्लियस कैसा दिखाई दे रहा है? तो ये किडनी के आकार का, देखिए ये किडनी के आकार का होता है। लिम्फोसाइट में बिल्कुल राउंड और ओवल शेप न्यूक्लियस होता है। अब मैं प्रीवियस में मैंने आपको बताया था, यहां पर एक मिनट हम देखते हैं कि जो चार्ट मैंने आपको बताया, इस चार्ट में हमने समझा कि यहां पर जो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस हम लिखना भूल गए, तो लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? यहां पर ओवम शेप का होता है, या फिर राउंड लिख लेते हैं, राउंड। ठीक है, यहां पर ये भी राउंड के आकार का होता है, राउंड शेप होता है, राउंड राउंड सा होता है, गोल सा होता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है। तो ये वाली जो मैंने आपको फ्लो चार्ट यहां पर बनाकर दी है, बस आप ये याद कर लीजिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएंगे। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अब लास्ट हम चलते हैं हमारी सेल के ऊपर, जो कि है प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आपको आ गई होगी। अब आते हैं प्लेटलेट के ऊपर। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। जैसे हमने आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा, वैसे ही प्लेटलेट को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है थ्रोम्बस यानी कि क्लोट। थ्रोम्बो का मतलब थ्रोम्बस यानी कि क्लोट, और साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि ऐसी सेल जो कि क्लोट बनाने का काम करती है। और यहां पर जो प्लेटलेट होती है, मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट क्या है? सेल्यूलर फ्रेगमेंट है। ये एक पूरी सेल नहीं है, सेल्यूलर फ्रेगमेंट इसको हमने क्यों कहा? क्योंकि यहां पर देखिए होती है हमारी मेगा कैरियोसाइट। ये जो मेगा कैरियोसाइट होती है, अभी नंबर बताती हूं, पहले मैं आपको ये समझा देती हूं कि ये जो मेगा कैरियोसाइट होती है, जिसका फॉर्मेशन कहां से होता है? बोन मेरो से होता है। कहां से होता है? बोन मेरो से होता है। सो बोन मेरो से जब इसका निर्माण होता है तो इसके पास न्यूक्लियस होता है अच्छा खासा, लेकिन जब इसका निर्माण हो जाता है प्लेटलेट का, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो मेगा कैरियोसाइट होती है वो फर्दर ब्रेकडाउन होती है। ये जब ये टूटती है तो यहां पर इनके फ्रेगमेंट्स निकलते हैं, जिसे हम प्लेटलेट कहते हैं। इस तरीके के फ्रेगमेंट जो है वो प्लेटलेट के होते हैं, और इन्हीं को हम प्लेटलेट कह देते हैं। इस तरीके से इसी को हम थ्रोम्बोसाइट कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी मेगा कैरियोसाइट, और ये है आपकी प्लेटलेट। अब हमारे जो शरीर में प्लेटलेट होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, हमेशा एक्टिव नहीं रहती है। ये कब एक्टिव होती है? कि जब आपको चोट लगती है। चोट लगेगी तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो कुछ तरह का केमिकल रिलीज करती है, वो हम प्लेटलेट में बात करेंगे। तो वो जब केमिकल रिलीज होता है तब जाके आपकी प्लेटलेट एक्टिवेट होती है और काम करना शुरू करती है। और काम क्या होता है? ब्लड का क्लोट करना। अब देखो, आप चोट लग गई है, खून बह रहा है, अगर क्लोट नहीं बनेगा तो लगातार खून बहता रहेगा और नदी भरा जाएगी ना, तो नदी तो नहीं भरेगी। पर ठीक है, यहां पर प्लेटलेट का काम होता है ब्लड को क्लोट करना। अब देखो आगे हम समझते हैं इसके नंबर और इसके शेप को। तो मैं ये सारी चीजें यहां पर हटा रही हूं। नंबर कितना होता है? प्लेटलेट का नंबर होता है लैक में। तो यहां पर 1.52, 1.52, 4.5 लेख पर क्यूबिक mm आपके प्लेटलेट का काउंट होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि सबसे ज्यादा क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है आरबीसी, फिर होती है आपकी डब्ल्यूबीसी,
नहीं, WBC नहीं होगी, पहले आएगी आपकी प्लेटलेट, क्योंकि ये लैक में होती है प्लेटलेट, फिर होती है आपकी WBC, ये 1000 में होती है। ठीक, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सी सेल होती है ब्लड में, RBC, प्लेटलेट, देन आपकी WBC जो कि 1000 में होती है। और WBC कब बढ़ती है? जब आपके अंदर कोई भी इंफेक्शन हो जाता है। फिर आता है शेप, तो शेप मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका शेप होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर क्यों कहा? क्योंकि ये किसी सेल के टूटने से बन रही है और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जब ये शुरुआत में बन रही होती है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक, अब आता है फॉर्मेशन की बारी। तो इसका निर्माण कहां से होता है? इसका भी निर्माण आपकी बोन मैरो से होता है। अब एक बात आपके माइंड में आई होगी कि सभी सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो से हो रहा है, तो अगर बोन मैरो में कोई खराबी हुई तो आपकी सभी सेल पर इफेक्ट आ सकता है। बिल्कुल आएगा, क्योंकि बोन मैरो जो आपकी सेल को बना रही है, अगर उसी में कोई डिसऑर्डर हो गया तो आपकी तो सारी सेल की कमी हो जाएगी और उस कंडीशन को हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ये मैं आपको एनीमिया में समझाऊंगी। तो प्लेटलेट के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? थ्रोम्बोपोइसिस। क्या कहेंगे? थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, ये सारा चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई। अब चलते हैं कि जो प्लेटलेट होती है इसका लाइफ स्पान कितना होता है। हमने देखा कि आरबीसी का लाइफ स्पान 120 दिन होता है, तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान कितना होगा? डब्ल्यूबीसी का कोई लाइफ स्पान नहीं होता है। देखो, वो है ना हार से लगाकर आपके ईयर तक हो सकती है, यानी कि क्योंकि जब वो कब एक्टिवेट होगी? जब आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन होगा, तो इंफेक्शन हुआ तब वो एक्टिवेट हुई, लेकिन वो कितने लॉन्ग टाइम तक भी रह सकती है, जैसे कि आपकी मेमोरी सेल। ठीक, तो वहां पर उसका कोई फिक्स लाइफ स्पान डब्ल्यूबीसी का नहीं है, लेकिन प्लेटलेट का होता है। प्लेटलेट का लाइफ स्पान होता है 7 डेज। कितना? 7 डेज लाइफ स्पान आपकी प्लेटलेट का होता है। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन होता है आपकी प्लेटलेट का ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म अभी मैं आगे आपको बताने वाली हूं, पहले आप ये समझ लीजिए। अब एब्नॉर्मल काउंट मतलब कि नॉर्मली मैंने कितना बताया? 1.5 to 4.5 लाख आपके प्लेटलेट का काउंट होता है। अगर प्लेटलेट का काउंट इंक्रीज्ड हुआ तो उस कंडीशन को हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर प्लेटलेट का काउंट कम हुआ तो उसको कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एक कंडीशन होती है डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट आपकी बहुत तेजी से कम होती है, और प्लेटलेट बहुत ज्यादा तेजी से कम होती है मतलब कि प्लेटलेट क्या करती है? ब्लड का क्लोट बनाती है। तो तेजी से कम हो रही है, ब्लड का क्लोट नहीं बनेगा, अगर आपको चोट लग गई तो रक्त बहुत ज्यादा बह जाएगा, और बहुत ज्यादा बहेगा उस कंडीशन में आपको एनीमिया भी हो सकता है। अब थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब कि बहुत ज्यादा प्लेटलेट इंक्रीज हो गई, और बहुत ज्यादा प्लेटलेट इंक्रीज हो गई मतलब कि अंदर ही अंदर थ्रोम्बस यानी कि क्लोट भी बनने लगता है। क्लियर है? अब देखिए, इसका फंक्शन हमें समझना है, तो मैं फंक्शन आपको बताती हूं कि यहां पर प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है। जब भी आपको चोट लगती है, क्या हुआ? इंजरी हुई। इंजरी मतलब चोट लगी, खून बहा। ठीक है, आप जैसे चल रहे हैं, चलते चलते किसी के टकरा गए हैं, खून आ गया है, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहां पर खून बहना बंद हो जाता है और वहां पर क्लोट सा बन जाता है। अब मैं ये बात नहीं कर रही हूं कि बहुत ज्यादा तेज लगी, बहुत ज्यादा खून बह रहा है। नॉर्मली जो छोटी सी चोट लगी है वहां पर क्लोट बना, तो वो कैसे बना? वहां पर आपके इन्वॉल्व होती है प्लेटलेट। ठीक है, इंजुरी में आपकी प्लेटलेट इन्वॉल्व होती है, और प्लेटलेट हमारे ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में होती है। इनएक्टिव फॉर्म में होती है तो इसको एक्टिवेट कौन करेगा? इसको एक्टिवेट करेगी ब्लड वेसल्स, क्योंकि चोट लगी तो ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, और ब्लड वेसल्स डैमेज हुई तो वहां पर वो सिक्रीट करती है कुछ केमिकल, जो कि आपके प्लेटलेट को आकर एक्टिवेट करता है। और जब प्लेटलेट एक्टिवेट होती है तो ये रिलीज करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है, तो ये इसको आकर एक्टिवेट करेगी। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन फर्दर आगे के क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है। हमारे ब्लड में 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर तब एक्टिवेट होते हैं जब आपको चोट लगती है, इंजुरी होती है, वो भी ब्लड का क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं प्लेटलेट का। तो प्लेटलेट ने एक क्लॉट तो प्लेटलेट पहले ही बना चुकी होती है,
वो होता है टेम्परेरी क्लोट, ताकि वहां पर काम चल जाए जब तक मैं क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करूं। तो प्लेटलेट ने एक छोटा सा क्लोट बना दिया वहां पर ये इकट्ठी होकर, ठीक है। जैसे कि एक नाली है या पाइप ले लेते हैं, तो पाइप में से पानी निकल रहा है, वो फूट गया है पाइप कहीं से। तो यहां पर मैं आपको बनाकर बताती हूं, जैसे ये आपकी ब्लड वेसल्स है या पाइप है, तो ये पाइप यहां से फूट गया, यहां से पानी बह रहा है, तो हम क्या कर देंगे, यहां पर टेम्परेरी काम चलाएंगे, यहां पर हम एक कपड़ा लगा देंगे ताकि वो पानी ज्यादा ना बहे, थोड़ा कम हो जाए। तो प्लेटलेट भी क्या करती है, यहां पर इकट्ठी हो जाती है यहां पर, ताकि कपड़ा लग जाए और ब्लड थोड़ा कम बहे। फिर आगे आगे की जो स्टेप आती है उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन आ जाता है। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन से यहां पर एक और क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है जिसे प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है। फिर प्रोथ्रोम्बिन से आता है आपका थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन के बाद आता है फिब्रिनोजन, और फिब्रिनोजन के बाद आता है फिब्रीन, और फिब्रीन आ गया, मतलब कि फाइनली यहां पर आपके ब्लड का क्लोट बन गया। फिब्रीन का मतलब होता है कि थ्रेड, यहां पर इस तरीके से थ्रेड बन जाता है, यहां पर जो क्लोट बन जाता है, जो खरोट आ जाती है, आपके चोट लगती है वहां पर, वो फिब्रीन के कारण आती है, और ब्लड फाइनली यहां पर पूरा बंद हो जाता है बहना। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, आपकी प्लेटलेट हुई जो कि ब्लड का क्लोट कर रही है, बाकी की ये सभी क्लोटिंग फैक्टर है। अब क्लोटिंग फैक्टर क्या है वो हम अनदर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये सारा प्रोसेस आपको यहां पर समझ में आ गया कि इसका लाइफ स्पान कितना है, फंक्शन कितना है, और यहां पर इसका जो फॉर्मेशन हुआ यानी कि कम हुआ या ज्यादा हुआ, किस कंडीशन में हुआ, वो भी हमने समझ लिया। तो फाइनली आज की क्लास में हमने समझा ब्लड सेल्स के बारे में, जिसमें हमने WBC, RBC और प्लेटलेट के बारे में पढ़ा। अब मिलते हैं अगली क्लास में प्लाज्मा के साथ। थैंक यू।